आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। इससे पहले पाठ नंबर 1 हम पूरा कर चुके हैं जिसका नाम था आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन के हमें पढ़ा था अलैंगिक व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हमने समस्त विधियां पढ़ ली थी। लैंगिक जनन इस पाठ में हम नर युग्मकोद और मादा युग्मकोद्भिद की ओनली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचना। तीसरे पाठ में अपन उसमें जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में अर्थात ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन होता है वो आवर्तबीजी पादपों में ओनली पुष्पों में होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्रोरह होती है, रूपांतरित प्रोरह होती है जिसे बीजाणु पर्णधारी प्रोरह भी कह सकते हैं। बीजाणु पर्णधारी प्रोरह, इसे बीजाणु पर्णधारी प्रोरह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुष्प वर्णत के शीर्ष पर्व की पर्व संधि में उपांगों के रूप में पाया जाता है। पुष्प में मुख्य रूप से चार चक्र पाए जाते हैं जिनके निम्न क्रम होते हैं। फर्स्ट, बाह्य दलपुंज जो पाठ नंबर 1 में आपको बताया जा चुका है। दलपुंज ये भी पाठ नंबर 1 में बताया जा चुका है। तीसरा, उमंग, ये भी पाठ नंबर 1 में कुछ हमने संरचना इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसकी एकल इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। चौथा भाग होता है पुष्प का जायंग, इसकी एकल इकाई को अंडक कहते हैं। आज हम इस पाठ में पुंकेसर जो परिवर्धित होकर नर युग्मकोद्भिद बनाता है, अंडक जो परिवर्धित होकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। हम पढ़ रहे थे पुमंग, तीसरा भाग। पुमंग की एकल इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर पुष्प में नर जननांग के रूप में कार्य करता है। पुंकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग पूतंतु, सेकंड भाग योजी और तीसरे भाग का नाम होता है परागकोश। परागकोश व योजी एक ही भाग में सम्मिलित की जा सकती है। 2 भाग भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। कुछ किताबों में पुंकेसर के 2 ही भाग सम्मिलित किए गए, पूतंतु और परागकोश। विस्तृत रूप से इसके पूरे भाग 3 होते हैं। पूतंतु परागकोश की डंडीनुमा संरचना या वर्ताकार संरचना पूतंतु कहलाती है, जो एक लंबी डंडीनुमा संरचना में इस प्रकार पाई जाती है। इसके ऊपर का भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश के मध्य में इस प्रकार योजी पाई जाती है। इस प्रकार ये संपूर्ण संरचना, ये भाग हो गया पूतंतु। पूतंतु के ऊपर ये परागकोश और परागकोश के मध्य में ये पाई जा रही है आपको योजी। तीनों को एक साथ सम्मिलित रूप से अपन बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर होती है एकल इकाई के रूप में, मतलब एक पुंकेसर, बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या निर्माण करते हैं? पुमंग का निर्माण करते हैं, जो किसी पुष्प में नर युग्मक की भांति कार्य या कह सकते हो नर जननांग के रूप में कार्य करता है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटे, परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटे तो हमें ये इस प्रकार की संरचना में दिखाई देता है। एक परागकोश में हमें संपूर्ण रूप से 2 पालियां दिखाई देती हैं, इन्हें बोलेंगे पालियां। अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट काटें तो हमें परागकोश है वो 2 पालियों के रूप में दिखाई देगा। प्रत्येक पाली में हमारे पास 2 कोष्ठक दिखाई देंगे।
इस प्रकार अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए तो एक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं तथा एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, इन्हें कोष्ठक कहा जाता है। तथा इस प्रकार पूरे एक पराग कोश में हमारे पास 4 कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 पूरा परागकोश है। परागकोश में एक ये पाली और एक पाली, अर्थात एक परागकोश में 2 पालियां हो गई तथा एक पाली में 2 कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 2 पालियां तथा 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोष्ठक को एक लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक परागकोश होता है, उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप 1 2 3 4 कोष्ठक बोले या परागपुट का निर्माण होता है। प्रत्येक परागपुट में बड़े आकार की सघन जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को परपशु कोशिकाएं कहते हैं। जो सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं, परागपुट के अंदर पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में अर्थात अपन कह सकते हैं परपशु कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात अपन ये कह सकते हैं परपशु कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात 2 कोशिकाएं बना ली, जिसमें एक कोशिका का नाम होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। दूसरी कोशिका हमारे पास जो दूसरी बनी है, एक तो बन गई प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो दूसरी बनी, दूसरी का नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। दोनों कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। इस विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, परागकोश भित्ति बना लेती है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणुजन कोशिका अर्थात संपूर्ण रूप से देखें तो हमारे पास था परागकोश पाया जा रहा था कुतंतु के ऊपर। इस परागकोश में 4 विभाजन के फलस्वरूप 4 कोष्ठक या परागपुट पाए जाते हैं। इस परागपुट के अंदर एक सघन जीवद्रव्य वाली कोशिका पाई जा रही है, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं, इस सघन जीवद्रव्य वाली कोशिका को परपशु कोशिका बोलते हैं। जो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में बदल गई, जिसका नाम था प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये प्राथमिक कोशिका पुनः विभाजन द्वारा परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। ये परागकोश भित्ति अर्थात इसका दूसरा नाम अपन यह भी बोल सकते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, जिसका पूरा वर्णन अभी थोड़ी देर बाद में हम पढ़ने जाएंगे। दूसरा नाम है, दूसरी जो कोशिका बनी थी जिसका नाम था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जिसमें लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह बीजाणुजन कोशिका बनाती है। यह बीजाणुजन कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप ही परागकण का निर्माण होता है, जो नर युग्म की भांति कार्य करता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर परागकोश भित्ति बनाई, जिसे हमें लघु बीजाणुधानी कहा। परागकोश भित्ति फर्स्ट भाग, परागकोश भित्ति। परागकोश भित्ति परिधि से केंद्र की ओर, बाहर से अंदर की ओर, या कह सकते हो परिधि से केंद्र की ओर 4 परतों में हमें दिखाई देती है। उन चारों परतों के निश्चित नाम होते हैं। फर्स्ट नाम होता है, या कह सकते हो लघु बीजाणुधानी की 4 परतें पाई जाती है, क्योंकि इसे लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी, जिसकी 4 परतें होती हैं, जो परिधि से केंद्र की ओर बता रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर की ओर। फर्स्ट परत का नाम होता है
बाह्य त्वचा, दूसरी परत का नाम होता है अंतःस्थिसियम, तीसरी परत का नाम होता है मध्य परत और चौथी परत का नाम होता है प्रोसूतक। इसका दूसरा नाम होता है टेपिडम। एक लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात की जाए तो लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमें 4 परतें इस प्रकार दिखाई देती हैं। लघु बीजाणुधानी की अपनी संरचना पढ़ रहे थे। संरचना में सबसे बाह्य परत का नाम होता है बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा एकल परत के रूप में रेखीय और चपटी होती है। बाह्य त्वचा के अंदर वाला भाग कहलाता है अंतःस्थिसियम। ये परत जो यू आकार की आपको नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये यू आकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो अंतःस्थिसियम परत का निर्माण करती हैं। इस परत की कोशिकाएं कुछ मोटी होती हैं जिन पे अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण ये रेशेदार पट्टियों के रूप में हमें दिखाई देती है, इस प्रकार की पट्टीनुमा संरचना। तीसरी परत का नाम होता है मध्य स्तर। मध्य स्तर 3 स्तरों में पाया जा रहा है, 1, 2, 3। ये तीनों स्तर 1 से 3 परत के रूप में पाया जा रहा है अपनी मध्य परत या मध्य स्तर। मध्य स्तर होता है वो पतली झिल्ली के रूप में या पतली परत के रूप में पाया जाता है। अल्पकालिक होता है, मतलब कुछ समय पश्चात ही अपने आप ही हासिल हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तीसरी परत का नाम, चौथी परत का नाम होता है प्रोसूतक या टेपिडम। प्रोसूतक टेपिडम एकल परत के रूप में सबसे अंदर की ओर स्थित होती है। ये अल्पकालिक होती है, जो परागकण को, जो बीजाणुजन कोशिका से विभेदित होकर परागकण बनता है या परागकण को पोषण प्रदान कर यह परत भी नष्ट हो जाती है। अंतःस्थिसियम परत जो सेकंड परत कहलाती है, ये सेकंड परत आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही होने के कारण इसमें समस्त लघु बीजाणुधानी की नमी उपस्थित होती है। जो जो इसमें नमी की मात्रा समाप्त होती है तब ये परागकोश का स्फुटन करती है, अर्थात इसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है जैसे फैली हुई थी। फिर धीरे 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 नमी की समाप्त होती है तो इसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने के कारण ये लघु बीजाणुधानी को अंदर की ओर भेद नहीं पाता, जिसके कारण ये परत टूट जाती है। इसी कारण लघु बीजाणुधानी या परागकोश का स्फुटन होता है। जैसे आँख में जो आँख का परागकोश होता है, वो परागकोश नमी की मात्रा से फटकर उससे परागकण बाहर निकलते हुए आपने देखे होंगे। आवर्तबीजी पादपों में प्रोसूतक टेपिडम जो सबसे आंतरिक परत होती है वो स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय टेपिडम, दूसरी होती है ग्रंथिल टेपिडम। लगभग 90% आवर्तबीजी द्विबीजपत्री पादपों में ग्रंथिल प्रकार की टेपिडम ही पाई जाती है। टेपिडम के अंदर अंतिम परत, टेपिडम के अंदर वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रोयूबिस काय कहते हैं। इस प्रोयूबिस काय पर स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाता है। इस प्रोयूबिस काय पर स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण यह यूबिस काय में बदल जाती है, यूबिस काय में बदल जाती है। साथ में स्पोरोपोलिनिन है वो परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करने का कार्य भी करता है। परागकोश में टेपिडम परागकण को पोषण प्रदान कर नष्ट हो जाती है। यदि टेपिडम परागकण के परिवर्धन से पूर्व नष्ट हो जाती है तो हमें परागकण बंधे प्राप्त होते हैं। बंधे का मतलब न तो नर युग्मक बना पाते हैं और न वो मादा युग्मक बना। इस प्रकार हम पहला भाग संपूर्ण परागकोश का पहला भाग परागकोश भित्ति पूर्ण कर चुके हैं। दूसरे भाग का नाम होता है बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका
जो पर पशु कोशिकाएं विभाजन के फलस्वरूप हमारे पास 2 कोशिकाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें पहली कोशिका प्राकोष भित्ति जिसके 4 भाग थे, चारों भाग पूर्ण हो चुके हैं। दूसरी कोशिका का नाम था बीजाणुधन कोशिका। बीजाणुधन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये यहाँ पाई जाती है। इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन लघु बीजाणु आपस में एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं।